हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस सेशन में हम आईईआईएफएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप लोग तैयार हो इन एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए। ये है क्लास 8 7 क्लासेस में हम बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 150 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, तो उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। इस सेशन में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, इनको आंसर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि पिछले सेशन में आपको होमवर्क दिया गया था कि आप आंसर करो। ये रिलेटेड है टू द क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड और इसका वेरिएशन किस तरीके से प्राइस ऑफ द कमोडिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्राइस जैसे जैसे वेरी होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड वेरी होती है और इसके बेसिस पर एक ऐसा प्राइस होता है जहां पर हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड उनका एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड है और कितना सप्लाई किया जा रहा है दोनों जो है सेम हो जाते हैं। ऐसा कौन सा प्राइस यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेट्स से सेट ऑफ बॉक्सेस जो हैं जो कि लेट्स से एप्पल्स के हैं वो 300 रुपीज के हैं। तो यहाँ पर जब 300 रुपीज के हैं तब 12 जो है मिलियन बॉक्सेस डिमांड किए जा रहे हैं और 12 मिलियन बॉक्सेस सप्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, पर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ती जाती है। तो इन दोनों का जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपको जो है ए बी सी डी ई रोज जो है देखने को मिल रहे हैं। द स्टेट ऑफ मार्केट अलोंग रो बी। अब रो बी की अगर हम बात करें, इन प्राइसेस की बात करें, तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मार्केट है वो वेरी होता रहता है। ओके, तो यहाँ हो ये सकता है कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड 9 है, 9 ओनली डिमांड है हमारी, बट प्रोडक्शन क्या हो रहा है 18 चीजें आप सप्लाई कर पा रहे हो, तो उसमें से 9 चीजें जो है वेस्ट हो जाएंगी, सरप्लस है। ठीक है, तो ऐसे में स्टेट ऑफ मार्केट क्या होगा, सरप्लस होगा। अब यहाँ पर आप देखो दूसरा जो दिया हुआ है अगेन 10 है और जो सप्लाइड है 16 है, ऐसे में भी सरप्लस होगा। ये वाला न्यूट्रल होगा क्योंकि 12 एंड 12 ये तो एकदम मार्केट क्लियरिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम मार्केट क्लियरिंग कहते हैं, यानी कि जितना सप्लाई किया गया उतना डिमांड है और वो पूरा मार्केट से जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए, तो इसे मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहा जाता है। 200 पे क्या हो रहा है, 15 चीजें का डिमांड है बट 7 ही सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि मार्केट में एक शॉर्टेज रहती है। ओके, तो रो बी की बात की जा रही है। रो बी में हो क्या रहा है, रो बी में सरप्लस है क्योंकि 10 चीजें डिमांड की जा रही हैं, 16 चीजें सप्लाई हो रही हैं। ओके, प्राइस के बेसिस पर। तो ऐसे में रो बी में एक सरप्लस हो जाता है, यानी कि 6 थिंग्स यहाँ पर जो है 6 मिलियन बॉक्सेस यहाँ पर सरप्लस है। वो वेस्ट हो सकते हैं या फिर वो एक्सपोर्ट करें या जो भी करें, राइट। तो यहाँ पर सरप्लस हमारा मार्केट का कंडीशन है, तो बी इज द राइट आंसर, राइट। अगर आपने बी जवाब दिया है बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन जा रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इन सेशंस का अच्छे से जो है यूज करने के लिए आप एक पेन पेपर ले लो और उसमें क्वेश्चंस के नंबर्स मार्क करते जाओ। वीडियो को पॉज करके इमीडिएटली इस क्वेश्चन को आंसर करने की खुद से कोशिश करो, थोड़ा सा सर्च करो या फिर जो भी है आप उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो एंड देन आप जो है अपने पेपर में वो आंसर लिखो एंड देन चेक करो कि वो आंसर सही है या नहीं। इससे आप कितने क्वेश्चन को सही जवाब दे पा रहे हो वो आप असेस कर सकते हो। मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज, अब मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि मार्केट इक्विलिब्रियम जब होता है ऐसे में ये जो प्राइस है 300 रुपीज पर बॉक्स का, उसे हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं इस वजह से मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ऑप्टिमम प्राइस ये सब सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रेड ब्रिंग्स अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है वो डिपेंड करता है ऑन प्राइस, राइट। प्राइस पे डिपेंडेंट जो हमारा डिमांड का कर्व है वो अगर हम देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
अब सप्लाई का कर्व जो है वो कुछ ऐसा होगा, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है एंड डिमांड जो है वो कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है या फिर सप्लाइड है वो एक इक्विलिब्रियम पे आएगी, एक पॉइंट पे दोनों जो है मिलेंगे, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में ही हम यहाँ पर पिछले जो हमारा ये था इसमें हम बात कर रहे थे। ठीक है, दोनों ही चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर मिल रही है। इनका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर पूछा गया कि ब्रेड बनाया जा रहा है और इसमें जो प्राइस है वीट का, यानी कि एक रॉ मटेरियल, एक इनपुट का प्राइस अभी बढ़ गया है। इनपुट का प्राइस बढ़ने पे होता यह है कि डिमांड में तो वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जो है बढ़ जाएगा, उसका डायरेक्टली डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसको मैं कम खरीदूंगा क्या? नहीं, अगर इसकी प्राइस चेंज होगी तब कम खरीदूंगा, राइट। तो वो डिपेंड कर डायरेक्टली जो है डिपेंडेंट नहीं है डिमांड इस चीज पर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं। तो डिमांड में वेरिएशन नहीं आएगा। ये जो कर्व है, ये वाला डिमांड कर्व, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बट सप्लाई कर्व में क्या वेरिएशन आएगा वो पूछा जा रहा है। अब सप्लाई कर्व हमने देखा यहाँ से जो है आ रहा है, बट देन अगर हम ये कहें कि जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, तो जो भी इस चीज को बना रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जो भी इसको बना रहा है वो ये करेगा कि जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, लेट्स से इनिशियली इतना सप्लाई किया जा रहा है, बट अब उसका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो जो क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कम चीजें बना पाएगा और जो क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा है वो कम है। लेट्स से उसने प्राइस बढ़ाया नहीं, तो वो क्या करेगा, 100 रुपए उसके पास है, पहले 10 चीजें बना लेता था, अब जो है आई मीन 100 रुपए जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, 10 चीजें बना लेता था, अब 200 रुपए हो गए तो कितना बना पाएगा? 5 ही बना पाएगा। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है पहले यहाँ पर जो है 10 से स्टार्ट हो रहा है, बट देन अब 5 ही बना पा रहा है एट दिस प्राइस, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। आई होप ये चीज क्लियर है। अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ता है तो सप्लाई, जितनी चीजें सप्लाई कर पा रहा है वो कम हो जाएंगे, बाकी चीजें सेम है, प्राइस में चेंज नहीं किया उसने। हमने ये नहीं कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, वो नहीं किया उसने, बस जो प्रोडक्शन है उसे कम कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उतने पैसे नहीं है कि आप खरीद पाओ, तो कम करना पड़ेगा। तो शिफ्ट कैसा हो रहा है? लेफ्टवर्ड। शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर ब्रेड टू द राइट, नहीं। डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट को, नहीं। सप्लाई कर्व फॉर ब्रेड शिफ्ट टू द लेफ्ट, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कर्व आपको यहाँ पर बुक में यही सेम चीज दी हुई है कि ये S1S जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब ये 5th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ मनी। तो सप्लाई डिमांड हम पढ़ चुके हैं। अब फंक्शन जो मनी मॉनेटरी पॉलिसी वाला हमारा चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। मनी के फंक्शंस क्या है ये पूछा गया है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर सकता है, जी हाँ, आप एक्सचेंज कर सकते हो चीजों को, या फिर कुछ खरीदना है तो आप पैसे दोगे, एक्सचेंज में आपको वो चीज मिलेगी। मेजर ऑफ वैल्यू है, हाँ, इसकी कितना वैल्यू है, लेट्स से ये 100 रुपीज का है, लेट्स से ये जो है मेरे हाथ में ये 1000 रुपीज का है, तो इन दोनों की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, ये महंगा है भाई, एक सस्ता है, राइट, तो वो चीज भी है, ये भी करेक्ट है। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, मनी आपने जो है तिजोरी में दबा रखी है, तकिए में डाल रखी है, तो वो पैसे आपको बाद में काम आएंगे, है ना, बाद में वो यूज किए जा सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, वैल्यू आपकी जो है स्टोर हो रही है। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, ठीक है, डिफर्ड पेमेंट्स क्या है? चेक आप देते हो तो उसमें उसके पीछे स्टैंडर्ड क्या है, क्या आप दे रहे हो? चेक देने पे आप एक कागज तो दे रहे हो नहीं, आप जो मनी है वो दे रहे हो किसी को, और उस चेक के पीछे बैकग्राउंड में जो हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड है, वो है मनी, वो है करेंसी, राइट। तो ये भी चीज सही है, तो चारों चीजें सही है यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर। इसी का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है। ये 4 फंक्शंस होते हैं बेसिकली मनी के, क्या है वो? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, राइट। इकोनॉमी की जब बात की जा रही है तो यहाँ उसके बेसिस पर हमें आंसर करना है। इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड इन द पास्ट डेकेड, ठीक है, पिछले 10 सालों में टोटल मनी कितना प्रिंट किया गया वो मनी सप्लाई होता है।
नहीं, ये नहीं होता। मनी सप्लाई एक्चुअली कितना मनी आपके जो इकोनॉमी में आपको देखने को मिल रहा है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं, या फिर कितना मनी उसमें सप्लाई किया गया है और वो कितना मल्टीप्लाई होकर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है, लेट्स से आपके पास 10 रुपए हैं, आप जो है एक ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के बाद वो 10 रुपए आपने उसको दिए, आपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब वो ऑटो वाला उसी 10 रुपए के नोट का यूज करके वो लेट्स से चॉकलेट अपने बच्चे के लिए खरीदता है, राइट। तो वो 10 रुपए वहां गए। अब वो शॉपकीपर जो है उसी 10 रुपए का नोट को यूज करके वो कुछ और खरीदता है, राइट। तो इस तरीके से आपका वो ही सेम 10 रुपए का नोट जो आपने प्रिंट किया है वो बार बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 10 रुपए के नोट ने सबसे पहले आपकी हेल्प की टू कम्यूट, दूसरा वो जो ऑटो वाला था उसकी हेल्प की कि वो अपने बच्चे के लिए कोई सामान खरीद सके, और शॉपकीपर की भी हेल्प की। तो 3 बार 10 रुपए का नोट हेल्प हुआ यहाँ पर। तो 10 रुपए का नोट एक्चुअली 10 + 10 + 10 30 रुपीज का काम करता है यहाँ पर, इजंट इट। वही नोट बार बार सर्कुलेट हो रहा है, 30 रुपीज का काम करता है, जब तक कि वो पूरा फट के खराब ना हो जाए, RBI के पास वापस ना चले जाए। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को हम मनी मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। प्रिंट तो 10 रुपए की है बट वो 30 रुपीज का काम कर रहा है, तो इसे मनी मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो 30 रुपीज है ये इस प्रोसेस को हम मनी मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड, नहीं, प्रिंटेड जो मनी है इसे हाई वैल्यू मनी या फिर एक मेजर ऑफ मनी होता है, और उसके अलग अलग जो है सिंबल्स हम देते हैं अलग अलग उसको इंडिकेट करने के लिए, उसे हम M0 मनी भी कहते हैं। अलग अलग तरह के मनी को हमने नंबर दे दिया है। ओके, ये टाइप्स ऑफ मनी के हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो प्रिंट किया जाता है उसे M0 कहते हैं, और जो मनी हमारे इकोनॉमी में मल्टीप्लाई होकर हमें दिख रही है उसे M3 या ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉड मनी कहते हैं, राइट। तो ये चीजें आगे हम डिस्कस करते हैं। M0 क्या, M1, M2, M3 क्या है, ये अलग अलग टाइप के जो मनी है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कितना उसका स्टॉक है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, सिर्फ पीपल के पास नहीं, बैंक में, यहाँ वहां बहुत जगह है इकोनॉमी में, तो सिर्फ पीपल वाला भी गलत है। स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ये भी गलत है। इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये सही है। अलग अलग प्लेसेस पे होगा, पूरी इकोनॉमी में कितना मनी है वो, राइट। दैट इज डी इज द राइट आंसर हियर। मनी सप्लाई उसे हम कहते हैं। स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो मेजर्स हैं मनी के उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले है M0, ये जो मनी प्रिंट हो रहा है उसे हम M0 कहते हैं। अब ये मनी प्रिंट होकर कहाँ कहाँ जाएगा, ये कई प्लेसेस में जा सकता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं लोगों के हाथ में जाएगा, सर्कुलेट होगा, इन सर्कुलेशन, या फिर विद द पब्लिक जो मनी है वो मनी होगा। इसके साथ ये बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, राइट, बैंक में डिपॉजिट किया जा सकता है। और कहाँ डिपॉजिट किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया जा सकता है। अब बैंक में किस किस तरीके से डिपॉजिट किया जा सकता है, पहला जो है डिमांड डिपॉजिट हो सकते हैं, दूसरा है टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं। अब भाई डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट तो आप जानते हो ना, बैंक में पैसे डाले आपने, वो डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड यानी कि अब अगर आपको चाहिए कि वो पैसा आप निकालो और फिर कहीं ट्रांजैक्ट करो, ऑब्वियसली डेली हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, तो उससे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। वो पैसे कहाँ पर है, हमारे सेविंग्स अकाउंट में। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हो वो पैसे, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट क्या है, वो पैसे लेट से आपने FD करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दी, या फिर आपने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिए, ठीक है, RD करा दिए, तो ऐसे इनको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आपको उसका फायदा मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद उस पर जो इंटरेस्ट है उसके साथ में वो पैसे वापस मिलेंगे आपको, तो वो जो होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर ये 2 तरीके से स्टोर किया जा सकता है। वैसे पोस्ट ऑफिस में भी डिमांड डिपॉजिट हो सकता है और टाइम डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो ये M0 मनी है वो ले सकता है। अब जो मनी सर्कुलेशन में है उस मनी को हम काउंट, जो मनी सर्कुलेशन में है, जो करेंसी सर्कुलेशन में है उस मनी को हम काउंट करते हैं, सॉरी करेंसी जो है सर्कुलेशन में उस मनी को हम काउंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ M1 मनी।
ठीक है। M1 मनी जो होता है वो जो मनी सर्कुलेशन में है उसे हम कंसिडर करते हैं अलॉन्ग विथ बैंक्स में जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। M1 मनी ऐसा मनी है जो कि काफी लिक्विड ऐसे माना जाता है। लिक्विड यानी कि आराम से इसको ट्रांजैक्शन में आप यूज कर सकते हो, जो आपके हाथ में पैसे वो यूज कर सकते हो, बैंक में पैसे यूज कर सकते हो, एफडी को यूज कर सकते हो आराम से ट्रांजैक्शन में। मैं कहूँ कि एफडी के पैसे आप जो है ट्रांसफर कर दो, नहीं हो पाएगा, उससे पहले बैंक में लाओ फिर उसके बाद करो। तो ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड यानी कि आराम से ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हो सकता इमीडिएटली। तो ये जो है ये दोनों जो कंपोनेंट है वो M1 में होते हैं। अब इसके बाद अगर आप M1 के जो कंपोनेंट है सर्कुलेशन बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट है उसके साथ में जो पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट है वो भी थोड़ा लिक्विड है, ठीक है, उसमें भी आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपने जो पैसे सेव किए हैं वो आपके किसी बैंक से या फिर कहीं किसी चीज से रिलेटेड नहीं होगा और उसको ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा इन कंपैरिजन टू बैंक में जो पैसे जमा किए। तो M2 मनी जो है वो केटर करता है सर्कुलेशन में जो मनी है, बैंक्स में जो डिमांड डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट है। अब M3 मनी है। M3 मनी ऐसा स्टॉक ऑफ मनी है जो कि सर्कुलेशन में मनी पूरा, बैंक्स में जो जो मनी हमारा अवेलेबल है वो सब बैंक में किस किस तरीके से, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दोनों ही तरीके के हैं। तो यहाँ पर क्या है, सर्कुलेशन में मनी, बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट और बैंक्स में टाइम डिपॉजिट, वो M3 में आता है। अब M4 एक तरीके का मनी है जहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके जो है हम कह सकते हैं नोटेशंस है। अब ये M1 मनी को हम नैरो मनी कहते हैं। नैरो यानी कि ये अभी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं हुआ है, तो उसे हम नैरो कहते हैं। और बहुत ज्यादा लिक्विड है ये मनी, ठीक है, तो उसे हम नैरो कहते हैं। इस वजह से ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। पूछा क्या गया है, नैरो मनी किसे कहते हैं, ओके, तो ए इज राइट। अब M3 जो मनी है इसे ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है और ये जो मनी है बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, ओके। तो M1 इज नैरो, M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी और ये M0 जो है हाई वैल्यू मनी कहा जाता है, राइट। तो ये इनके नाम है एंड हाई वैल्यू इसीलिए कि ये प्रिंट हुआ है, अभी प्रिंट होके फ्रेश निकला है, राइट। तो ऐसे नाम दे दिए गए हैं इनको। तो यही सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो जहां पर M1 जो है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। बैंक में हम लोग तो पैसा जमा करेंगे लेकिन लेट्स से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पैसे कहाँ जमा करेगी, RBI में, तो उसे भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो वो भी जब भी चाहे वो पैसे निकाल सकती है, जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट है वैसे गवर्नमेंट का सेविंग्स अकाउंट RBI में, तो वो भी कंसिडर करना होगा इन M1 एंड बाकी सारी चीजें सेम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और M0 को हम हाई वैल्यू या फिर रिजर्व मनी भी कहते हैं। रिजर्व इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेशली प्रिंट होके आए हैं वो, राइट। अब देखिए नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। अभी अभी हमने देखा करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, तीनों ही चीजें इंक्लूडेड है इन नैरो मनी। नैरो मनी कौन सा है, M1, ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया। सो ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई M3। तो ब्रॉड मनी जो है उसे बेसिकली मनी सप्लाई कहा जाता है। वो जो है इंडिकेट करता है करेंसी विद द पीपल और बैंक्स में सारे जो पैसे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे पड़े हुए हैं, टाइम डिपॉजिट हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया। तो ये मेनली जो है इंपॉर्टेंट हमारे ट्रांजैक्शन है, सेविंग्स है, वो सब इसी में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं ऑफ मनी सप्लाई M3। करेंसी विद द पब्लिक, जी हाँ। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जी हाँ। नेट क्रेडिट टू गवर्नमेंट, ये एक्चुअली एक सोर्स है, ठीक है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है ये M3 मनी का। नेट क्रेडिट यानी कि लेट्स से RBI ने जो है पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए, तो वो एक सोर्स है M3 मनी का। वो मनी जो है दिया जा रहा है, वो मनी स्टोर किया नहीं जा रहा है, सेव नहीं किया जा रहा है, तो ये M3 मनी का सोर्स है, कंपोनेंट नहीं है, ओके। तो ये नहीं आएगा। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जी हाँ, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 सी इज द राइट आंसर। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वाज प्रोनाउंस्ड बाय। तो ये जो मनी मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने बात की, जो 10 रुपीज 30 रुपीज हो गए उसके बारे में हमने बात की, ये एक्चुअली मिल्टन फ्रीडमैन और एना स्क्वार्ट्ज इनके द्वारा दिया गया था। ये नाम आपको याद रखने हैं। दी इज द राइट आंसर हियर दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए 11th क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ मनी इज द लिंक बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर होता ये है कि जो ये मल्टीप्लाई हो गया
और जो मनी लेट से 30 रुपीज हो गया और पहले क्या प्रिंट हुआ था, 10 रुपीज प्रिंट हुआ था, राइट। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एंड ये जिस तरीके से, जिस स्पीड से ये हो रहा है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ मनी एक्चुअली रिलेशनशिप है बिटवीन ब्रॉड मनी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ब्रॉड मनी कौन सा हमने देखा, M3 देखा हमने। और ये नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली है क्या? दो तरह के जीडीपी कैलकुलेशन होता है, एक तो रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी एक बेस ईयर के बेसिस पर किया जाता है, लेट्स से 2011-12 के जो प्राइजेस हैं उसके बेसिस पर। अब नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये अभी के जो प्राइजेस हैं, जो भी हमारे ईयर है उसके जो प्राइजेस हैं उसके बेसिस पर किया जाता है। अभी 2023 हो गया, नेक्स्ट ईयर अगर कैलकुलेट करेंगे 24 हो गया, तो उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। 2011 में सोचिए आपके लेट्स से फैमिली इनकम है कुछ होगी, जो भी है, किसी एक नॉर्मल फैमिली की 10,000 इनकम रहेगी, दैट इज इनफ। बट आज के डेट में हम कह सकते हैं कि 40-50 हजार भी हो तो दैट इज नॉट इनफ। तो ये चीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। मनी की जो वैल्यू है वो कम होते जाती है, राइट। तो इन्फ्लेशन की वजह से पहले का आपकी इनकम उसी तरीके से जो वेरी हुई है। अब पहले का जो जीडीपी था लेट्स से 1000 रुपीज था एक कंट्री का, और अभी सेम थिंग, लेट्स से कोई प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपको जो जीडीपी है वो 10,000 रुपीज दिखेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई है और चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और वो क्यों हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। इवन दो आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हो, आपको जीडीपी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है ताकि एक बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर कितना प्रोडक्शन बढ़ा है सिर्फ वो पता चले। इन्फ्लेशन हमें नहीं जानना है कि इन्फ्लेशन की वजह से कितना हमारा जो है जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी, तो ब्रॉड जो मनी है, नॉमिनल जीडीपी है, इनके बीच के रिलेशनशिप को हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, राइट। तो वही चीज आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ दिस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर स्टेटमेंट्स है बट आराम से हम उन्हें पढ़ेंगे। इट इज द पीरियोडिक राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियोडिक राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। ये पीरियोडिक राइज नहीं होता है, ये एक्चुअली सस्टेन्ड राइज होता है। यानी कि एक पीरियड में ये जो अमाउंट ऑफ मनी है या फिर वैल्यू है मनी की और चीजों के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। सस्टेन्ड यानी कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पीरियोडिक यानी कि एक बार हुआ, फिर 10 दिन के लिए प्राइसेस कम हो गए, फिर जो है 10 दिन के लिए प्राइसेस बढ़ गए। वो एक इन्फ्लेशन की कंडीशन नहीं है। अगर कंटिन्यूअसली प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली जो हमारे प्राइसेस है वो बढ़े हुए हैं तो उसे हम सस्टेन्ड कहते हैं। ऐसे सस्टेन्ड इंक्रीज या राइज इन प्राइसेस को हम इन जनरल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक राइज वाला यहाँ पर सही नहीं है। पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो पहला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बाकी चीजें देख लेते हैं। इट इज अ लॉस ऑफ रियल वैल्यू इन द इंटरनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट इन द इकोनॉमी। तो रियल वैल्यू जो मनी की है वो गिर जाती है, यानी कि जो मनी खरीद सकता था पहले वो आज के डेट में नहीं खरीद पाएगा। 5 रुपीज में बहुत चीजें खरीद सकते थे बट आज के डेट में 5 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता, राइट। तो वो चीज है कि रियल वैल्यू घट जाती है। जी हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से होता है ये। इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉलिंग परचेजिंग पावर, ठीक है। चीजों के प्राइसेस बढ़ गए, इसका प्राइस बढ़ गया तो आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं है, ओके। ये पहले 100 का मिलता था, अब 1000 का मिल रहा है। तो 100 रुपए जब था आपकी परचेसिंग पावर हाई थी, जो भी आपकी इनकम थी आप खरीद पा रहे थे। अब 1000 का तो सोचना पड़ेगा कि लेना है कि नहीं, तो परचेसिंग पावर आपकी गिर जाती है। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। सर्टेन गुड्स लिखा हुआ है यार, यहाँ पर सर्टेन गुड्स नहीं है, ऑल द गुड्स। जनरल लेवल यानी कि मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ एक चीज का, लेट्स ओनली कार्स के प्राइसेस बढ़ गए तो दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन तभी होता है जब बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस, तेल का बढ़ गया, कार का बढ़ गया, मशीनरी का बढ़ गया, फूड प्रोडक्ट्स का बढ़ गया, सबके बढ़ गया, दैट इज इन्फ्लेशन, राइट। इसीलिए जनरल लिखा जाता है। जनरल यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स। लेवल ऑफ प्राइसेस जो गुड्स एंड सर्विसेज के हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सस्टेन्ड राइज जो होता है उसे हम एक्चुअली कहते हैं इन्फ्लेशन, ओके। तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर इन्फ्लेशन ओनली हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स हमने देख लिए, परचेसिंग पावर कम हो रही है, इकोनॉमी में लेट्स से जो ग्रोथ है वो भी नहीं होती क्योंकि चीजों के प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो एक लेवल तक तो होती है, प्राइसेस हाई है तो उसका फायदा भी किसी का होता है ना। हमने देखा था जो डिमांड एंड सप्लाई में कि अगर प्राइसेस हाई हैं तो लेट्स से आप एक प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको तो फायदा हो रहा है, राइट। प्राइस हाई है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इजंट इट। आप ये इस चीज को बना रहे हो, लेट्स से पहले 100 था, अब 200 रुपए इसका प्राइस हो गया, तो प्रोडक्शन आपका जो है वो उससे प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन के फायदे भी होते हैं, यहाँ पर दिया है इट हैज ओनली नेगेटिव इफेक्ट्स, तो ये चीज गलत है। इन्फ्लेशन लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन से स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे होगी? प्राइस जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है गवर्नमेंट की धड़कनें तेज होती हैं, तो ये स्टेबल नहीं बनाता, इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाता है, ये भी गलत है। हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, राइट। तो ये चीज भी गलत है। इन्फ्लेशन लीड्स टू डेट रिलीफ रिड्यूसिंग द रियल वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। लेट्स से किसी ने किसी को पैसे दिए हैं 100 रुपीज, किसी ने आपको पैसे दिए हैं, अब इसके सामने आपको 10 रुपीज जो है इंटरेस्ट देना होगा, बट ये जो लेट्स से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है 10% का है। अब ये 10% जो इंटरेस्ट रेट आपको देना है उसमें से थोड़ा जो वैल्यू है मनी का वो इन्फ्लेशन में वेस्ट हो जाता है। एक साल बाद देना है, बट एक साल बाद इन्फ्लेशन लेट्स से यहाँ पर 6% हो गया, इन्फ्लेशन जो है वो 6% हो गया, तो वो यहाँ जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो तो फिक्स्ड है। पहले आप पूरा 10% जो है अपने पॉकेट से दे रहे थे, बट अब ये हो रहा है जो भी आप पैसे दे रहे हो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इससे होता ही है कि जिसने पैसे लिए हैं वो फ्यूचर में जो पैसे दे रहा है वो कम वैल्यू के पैसे उसे दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें से 6% जो है वो इन्फ्लेशन में ही चला जा रहा है, यानी कि ये पैसे अगर वो लेगा तो 6% जो है इन्फ्लेशन में ही उसके वेस्ट हो जाएंगे। और आप एक्चुअली कितना परसेंटेज जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप एक्चुअली ओनली 4% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्योंकि वो 6% आप पे तो 10% कर रहे हो। लेट्स से आपने मुझे पैसे दिए पर मेरे जो 6% है वो वेस्ट हो जाएंगे इन इन्फ्लेशन, क्योंकि चीजों के प्राइस बढ़ गए तो 6% एक्स्ट्रा हर बार मुझे देना है, 6% वेस्ट हो गया। कितना एक्चुअल आपने इंटरेस्ट रेट पे किया? ओनली 4%, ठीक है। तो ये जो टाइम का वेरिएशन और उस टाइम में इन्फ्लेशन हो जाता है उसके वजह से जो डेटर्स हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको फायदा होता है, ठीक है। रियल लेवल ऑफ डेट में जो डेट रिलीफ ये देता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जहां पर मनी की वैल्यू कम होने की वजह से जिन्हें उन्हें पैसे लिए उन्हें फायदा होता है। ये एक साइकोलॉजिकल थिंग हम कह सकते हैं एक तरीके से, बट यस ये होता है। और यहाँ पर आंसर आपका है डी। अगर इसी के सामने इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाऊंगा, वो अगर कहता है तो इंटरेस्ट रेट आपका जो है 16% हो जाएगा, ऐसे में आपको फायदा नहीं होगा। ओके, तो ये चीज की जा सकती है, कई बार होती है। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं तो वो है। अब 14 क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन दो वजहों से हो सकता है और ये दोनों ही वजह जो सप्लाई एंड डिमांड के बीच का इक्विलिब्रियम है, लेट्स से डिमांड है, ये सप्लाई क्वांटिटी है, तो इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है, अब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, तो प्राइसेस जो है स्टेबल रहेंगे। अब ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पर सप्लाई कम हो गई, ठीक है, डिमांड तो सेम है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तब आप क्या कहोगे? जिसके पास भी थोड़ा अच्छे पैसे वो कहेगा कि जितने भी चीजें वो मुझे दे दो। अब दूसरा कहेगा कि अब 10 रुपए में वो ले रहा है, मैं आपको 11 रुपए दूंगा, आप मुझे दे दो। क्या हुआ? यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है। इसी के सामने एक और सिचुएशन हो सकता है जहां पर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया और सप्लाई सेम है, ठीक है। सप्लाई सेम है बट डिमांड इंक्रीज हो गया। इसको अलग तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया लेट्स से, और सप्लाई जो है वो सेम है। ऐसे में भी डिमांड ज्यादा है, यानी कि आप ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो,
उस चीज के लिए। ऐसे में भी होता यह है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के, ठीक है। आप कहोगे कि 10 रुपए जो भी है वो 10 रुपए वो दे रहा है, सामने 11 रुपए मैं दूंगा, राइट। तो डिमांड बढ़ने पे ये जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, और सप्लाई कम होने पे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। सप्लाई कम क्यों हो सकती है? मोस्टली क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ऐसे में ही होता है ना सप्लाई कम होना, या फिर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो जो गाड़ी ला रही थी उसका ही एक्सीडेंट हो गया, कहीं से कहीं ले जा रही थी, या फिर आपने रोड पे बहा दिया, प्राइसेस बहुत कम मिल रहे हैं बोल के, तो ऐसे में सप्लाई कम हो सकती है। जब भी सप्लाई कम होती है मोस्टली उसका जो फैक्टर है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना होता है, तो इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं इस सिचुएशन को। और ये वाली जो सिचुएशन है जहां पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दोनों ही केसेस में सप्लाई एंड डिमांड में हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, ठीक है। बट ये दो डिफरेंट केसेस है और इन दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है और समझा जाता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया, ये वाले सिचुएशन के बारे में पूछा गया। क्या है? इट इज अ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड बढ़ा, इसी वजह से राइज हो गए प्राइसेस। यस, करेक्ट। अ राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने पे क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। ये गलत है। जैसे दो गलत है, एक हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वांटिटी ऑफ मनी, आपकी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो चीजों ज्यादा चीजें आप खरीदना चाहोगे और चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, उससे आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती है और फिर डिमांड बढ़ता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, राइट। तो 1 और 3 दोनों ही यहाँ पर सही है, एंड सो बी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इंडिकेटर इनमें से कौन सा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर्स के लेवल पर जो भी वेरिएशंस होते हैं प्राइसेस में उनको एसेस करता है सिंपली। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो भी होलसेल लेवल या फिर बल्क लेवल या फिर फैक्ट्री से सीधा निकलकर जो आया है बाहर, उस पर किस तरीके से प्राइस के वेरिएशन हो रहे हैं वो एसेस करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्यों वेरी हो सकता है? लेट्स से इनपुट जो है वो महंगा हो गया है, जो भी रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गए, या फिर ये जो कंपनी का ओनर है वो चाहता है कि ज्यादा प्रॉफिट में कमाऊं तो प्राइस बढ़ा दिया उन्होंने और फिर उसे जो अपने फैक्ट्री के सामने रखा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये चीजें एसेस करता है। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल में आपको सर्विसेज कभी भी होलसेल में नहीं मिलते, राइट। ये कंज्यूमर के लेवल पर होता है बट होलसेल बल्क में आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। दो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से सर्विसेज जो है होलसेल प्राइस में नहीं है, प्राइस इंडेक्स में नहीं है, बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड है। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? हमने पढ़ा है जो कॉन्सेप्ट है ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से लेट से जो रियल जीडीपी थी 100 थी, अब इन्फ्लेशन की वजह से ये 600 हो गई है। तो इन्फ्लेशन का यहाँ पर कितना फैक्टर इफेक्ट हुआ है वो कैसे हम पता लगाएंगे? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दो, कितना फैक्टर, कितना टाइम्स इंक्रीज किया है इन्फ्लेशन ने इस जीडीपी को, एक्चुअल जो फिगर है उसमें से। तो नॉमिनल जीडीपी कितना था? 600, इसमें हम 100 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स इन्फ्लेशन की वजह से ये वेरी हुआ, ये हम कह सकते हैं। और 6 जो नंबर है वो एक्चुअली इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर है। तो इस क्वांटिटी को नॉमिनल बाय रियल जीडीपी, इसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो ये इन्फ्लेशन के एक इंडिकेटर है, इस वजह से तीनों ही यहाँ पर करेक्टेड इज द राइट आंसर। अब देखिए एक जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, उनमें से एक तरीके के इन्फ्लेशन को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, दूसरा है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, सारे प्रोडक्ट्स में जो वेरिएशन हो रहा है प्राइसेस का, उसे हम कंसिडर करते हैं, उसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन में होता यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं।
कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं, जैसे जो पेट्रोल के प्राइसेस है हर दिन बढ़ते रहते हैं, दाल चावल के प्राइसेस है हर दिन बढ़ते कम होते रहते हैं, तो ये काफी वोलेटाइल माने जाते हैं। तो फूड एंड एनर्जी के कंपोनेंट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं कोर इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में। तो उस इन्फ्लेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है वो पूछा गया है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ कंसिडर करते हैं, फूड एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स को भी हम कंसिडर करते हैं, ओके, कोर में नहीं करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग, आंसर क्या है ए, ओके, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं उसमें। एंड हियर 17 क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज हाईएस्ट वेटेज। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई तरीके के हैं, उनमें से एक जो टाइप है उसे हम कंबाइंड कहते हैं। कंबाइंड क्यों कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरियाज के लिए कैलकुलेट होता है, अर्बन एरियाज के लिए भी होता है। अब इन दोनों के कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के बाद ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड, वो कैलकुलेट होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर, उनमें से यहाँ जो दिया हुआ कंपोनेंट है उनमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज को हम कंसिडर करते हैं सो एज टू कैलकुलेट दिस। कई सारे कंपोनेंट्स है, फूड एंड बेवरेजेस में कितना प्राइस वेरी हुआ वो देखते हैं, पान टोबैको इसमें कितना हुआ, क्लोथिंग फुटवेयर हाउसिंग में कितना वेरिएशन हुआ वो देखते हैं, बट इनमें से हाईएस्ट वेटेज किसका है। तो लेट मी टेल यू, ए फूड एंड बेवरेजेस, इसका हाईएस्ट वेटेज होता है। फूड एंड बेवरेजेस का अगर आप देखो रूरल अर्बन एंड कंबाइंड में हाईएस्ट वेटेज है। देन सेकंड हाईएस्ट जो वेटेज है वो मिसलेनियस कंपोनेंट्स का है। देन थर्ड हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि हाउसिंग का है, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें वेरी होती हैं जो कंपोनेंट्स हैं इनके कैलकुलेशन में। 18 देखिए, which among the following consumer price index is or are compiled by the Labor Bureau in India। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा कंपाइल होता है, बट कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई टाइप्स के हैं, उनमें से कुछ टाइप्स की अगर हम बात करें, हम देख चुके हैं सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड, ठीक है। इसके अलावा भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट होता है, एक तो एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, दूसरा रूरल लेबर्स के लिए, और तीसरा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए। तो इनमें से कौन सा लेबर ब्यूरो नाम की जो बॉडी है उसके द्वारा कंपाइल एंड रिलीज किया जाता है? तो लेट मी टेल यू, ये तीनों जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा किया जाता है, और ये जो है ये तीनों एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर एंड जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ये लेबर ब्यूरो के द्वारा कंपाइल किए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारा? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, ये दोनों आंसर होंगे। ये दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं? एनएसओ के द्वारा। तो 1 and 2 इज करेक्ट यहाँ पर, एंड ए विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंगली। अब 19th क्वेश्चन देखिए, डियरनेस अलाउंस फॉर वर्कमैन एंड ऑफिसर एम्प्लॉयज इन बैंक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, ठीक है। डियरनेस अलाउंस एक्चुअली कैलकुलेट होता है बेस्ड अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW, ठीक है। इसी वजह से इसे इंडस्ट्रियल वर्कर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो स्पेसिफिक है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, तो उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन कंबाइंड, बोथ ए एंड बी? नो, इट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि सीपीआई कौन कंपाइल करता है। यहाँ पूछा गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग, हमारे बुक में भी दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इज इट नीति आयोग, एनएसओ, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? इनमें से कौन सा सही जवाब है? WPI कौन कंपाइल करता है, रिलीज करता है, वो आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप इसका आंसर करोगे। साथ में ये सेशन से रिलेटेड फीडबैक या फिर आपके कोई क्वेरीज है तो आप 8146207241 पर उन क्वेरीज को पूछ सकते हो। फीडबैक आप hello@edutap.co.in पर भेज सकते हो, या फिर आप अपने क्वेरीज वहां पर भी भेज सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।